हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग भारत के भौगोलिक विभाजन में प्रायद्वीपीय भारत के बचे हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले जो मैं अभी तक आपको पढ़ाते आ रही हूँ एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश है या फिर जो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो किन आधारों पर किया गया है, एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो 11% भाग है वो पर्वतीय है भारत का, 28% भाग पठारी है जो 800 मीटर से कम ऊंचा है, ठीक है, और 43% भाग जो है हमारा मैदानी भाग है, ठीक है ना। तो ये इतना हो चुका है हमारा। अब आगे देखते हैं भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले जब पिछली कुछ क्लासों से पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक तो समझ आ ही गया होगा कि नॉर्थ में हमारा है हिमालय पर्वत, उसके बाद में है उत्तर भारत के विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान और फिर भारत का द्वीप समूह, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक बार इस मैप को भी देख लीजिए। मैप के अंदर आपको जो है प्रॉपरली एकदम डिवाइड करके कलर्स के शेड में समझाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर जो पिंक कलर का शेड आप लोग देख पा रहे हैं वो है द हिमालयन रेंज, उसके बाद में है द नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद में डेक्कन प्लेट्यू जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए इंडियन डेजर्ट भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर इंडियन डेजर्ट, उसके बाद में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पिछली कुछ क्लासों में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि इसका उत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, इसका महत्व क्या है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सबके बारे में मैं आपको क्लियरली समझा चुकी हूँ। अब इसके बाद में आप लोग देखिए कि आज की इस क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्गीकरण है, जब हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना शुरू किया था उस समय मैंने आपको केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर अरावली पर्वत पढ़ाकर इन 4 चीज़ों को ये कहकर कि मैं बाद में पढ़ाऊंगी छोड़ दिया था। तो आज हम इन्हीं 4 चीज़ों को आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा दक्कन का प्लेट्यू मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूर्वी पठार पढ़ा चुकी हूँ, उत्तर पूर्वी पठार पढ़ा चुकी हूँ और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 5 चीज़ें हैं: अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और सतपुड़ा। तो मैं आज आपको मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और सतपुड़ा के बारे में पढ़ाऊंगी। अरावली पर्वतमाला के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इस मैप पर नज़र डालिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मालवा का पठार है वो कहाँ है। ये ग्रीन कलर का जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा मालवा का पठार। ऊपर रेड कलर में जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार। और जो ये नीचे आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, बघेलखंड का पठार। तो इन 3 पठारों के बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मालवा का पठार। तो एक बार फिर से इस पे आप मैप पे नज़र डालिए। मालवा का पठार कौन सा है? ग्रीन कलर के जो शेड में आपको दिखाई दे रहा है वो है मालवा का पठार। तो अब आगे चलते हैं। मालवा के पठार में देखिए यह पठार एमपी के उत्तर पश्चिम में है, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, जैसे अभी हमने मैप में देखा। तो निर्माण इसका कैसे हुआ है? मालवा के पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कर्क रेखा है हमारी वो मालवा के पठार के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम होकर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मालवा के जो पठार को है कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो मालवा का पठार है ना उसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार है, ठीक है। कितनी है उसकी ऊंचाई? 881 मीटर। मालवा के पठार में मेनली कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। क्योंकि काली मृदा वहाँ पर पाई जाती है तो प्रमुख फसल कौन सी होगी? गेहूं, कपास, इस तरह की फसलें वहाँ पर उगाई जाएंगी, ठीक है। नदियाँ देखिए तो नदियाँ यहाँ पर चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बेतवा जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। इसका निर्माण देखते हैं हम लोग। तो इसका निर्माण जो है दक्कन ट्रैप की शैल चट्टानों से हुआ है, यानी कि दक्कन जो ट्रैप है हमारा उसके जस्ट ऊपर ही तो है मालवा का पठार, तो उसकी शैल चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है। ये जो जलवायु यहाँ पर इस मालवा के पठार में कैसी रहती है? सम प्रकार की जलवायु रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, मिडल मौसम रहता है। वर्षा कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर की। आगे चलते हैं।
मालवा के पठार के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में देखने से पहले एक बार मैप में फिर से आप लोग देख लीजिए कि जो ये रेड कलर का जो ये एरिया है ये है बुंदेलखंड का पठार। तो अब इसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड का पठार, तो यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। जैसे कि हमने मालवा के पठार के बारे में पढ़ा कि वो भी मध्य प्रदेश के उत्तर में था, बुंदेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश के उत्तर में ही स्थित है। अब इसका निर्माण देख लेते हैं। तो ये ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से मिलकर बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर सिद्ध बाबा नाम की, और सिद्ध बाबा नाम की चोटी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यह है बुंदेलखंड के पठार में। ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कि जो मृदा है वो किस प्रकार की है, मिश्रित प्रकार की मृदा है। इसलिए जो प्रमुख खेतियां हैं वो ज्वार, गेहूं, ये सारी चीजें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे नदियां देखिए, तो नदियां कौन कौन सी है, सिंध, बेतवा और केन नदियां यहाँ पर बहती हैं। जलवायु यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की है, यानी कॉन्टिनेंटल टाइप है। ठीक है, कि सर्दियों में तो बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, इस तरह की महाद्वीपीय जलवायु जो है बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड के पठार के बारे में। तो बघेलखंड का पठार पढ़ने से पहले एक बार फिर से मैप में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यह है बघेलखंड का पठार, यानी मालवा के पठार का जो ग्रीन वाला अध्ययन कर चुके हैं। बुंदेलखंड के पठार के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बघेलखंड के पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। बघेलखंड का पठार, तो यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में सिचुएटेड है, यानी कि वापस बोल रही हूँ, यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यानी कि अगर ये मध्य प्रदेश है तो उत्तरी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार सिचुएटेड है, जैसा कि हमने मैप में देख लिया। इस पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये बात हमने मालवा के बारे में भी पढ़ी, यही बात हम अभी जो बघेलखंड का पठार है उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। इसका निर्माण हुआ है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना, उनसे इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमारे प्रायद्वीपीय भारत का भी निर्माण हुआ है, जो नीचे दक्कन का पठार है। और उसके अलावा ये जो उसी में बघेलखंड का पठार आता है, तो बघेलखंड का जो पठार है इसका भी निर्माण प्राय गोंडवाना की चट्टानों से ही हुआ माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मृदा है वो कौन सी है, काली मृदा है, लाल मृदा है और दोमट मृदा है। ये 3 तरह की मृदा यहाँ पर बघेलखंड के पठार में मेजरली हमें देखने को मिल रही है। कौन सी, काली मृदा, लाल मृदा और दोमट मृदा। प्रमुख खेती यहाँ पर करी जाती कौन सी, चावल की। ठीक है, अब यहाँ पे नदियाँ देख लीजिए, तो नदियाँ यहाँ पर है नर्मदा नदी, सोन नदी। ठीक है, नर्मदा नदी और सोन नदी। जलवायु यहाँ पर मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि गर्मियों में तो बहुत गर्मी, सर्दियों में साधारण सर्दी। यानी मानसूनी प्रकार की जलवायु में क्या होता है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, अगर गर्मी होती है तभी तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण ही हवाएं आकर्षित होती हैं, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं रहती है। वृक्ष यहाँ पर देख लीजिए, तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, इस तरह के वृक्ष हैं, क्योंकि वर्षा यहाँ पर ठीक ठाक हो जा रही है। 125 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। आगे चलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार के बारे में बता चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत की जो लोकेशन है इस मैप के थ्रू आपको समझाती हूँ एक बार। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में दिख रही है ये नर्मदा रिवर है, नीचे जो ब्लू कलर में दिख रही है ये ताप्ती रिवर है। इनके बीच में जो सिचुएटेड है वो है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन तो हमने एक बार देख ली, अब इसका एक बार फैक्ट्स भी देख लेते हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा 7 पहाड़ियों का समूह। सतपुड़ा पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, 7 पहाड़ियों का समूह है। ठीक है ना, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी के अंदर है। पंचमढ़ी एक तरह का वी कैन से टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो पंचमढ़ी को है ना, पता है क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं। जो ये पंचमढ़ी हिल्स है ना, इन्हें हम क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं, जो कि एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट भी है। अमरकंटक पर्वत चोटी जो है हमारी, ये रही यहाँ पे अमरकंटक पर्वत चोटी, सोन में नर्मदा का उद्गम यहाँ से माना जाता है। यानी कि हमारी जो सोन नदी और नर्मदा नदी है ना, इन दोनों का उद्गम कहाँ से माना जाता है, अमरकंटक पर्वत की चोटी से। ठीक है, गुजरात से छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ये गुजरात से छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ओके, गुजरात हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विस्तृत है।
गुजरात में राजपीपला से मैकाल पर्वत तक फैली हुई है। गुजरात में राजपीपला है, वहाँ से सतपुड़ा पर्वत शुरू होकर मैकाल पर्वत जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ तक फैली हुई है ये। ठीक है, 7 पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर मेनली, इसलिए इसे सतपुड़ा कहते हैं। ठीक है, पश्चिम दिशा से अब उनके नाम देख लीजिए एक बार, अरवानी, बरखानी, बीजागढ़, असीरगढ़, कालीभीत, महादेव और मैकाल, ये इन प्रमुख चोटियों के नाम हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग केंद्रीय मध्यवर्ती उच्चभूमि का कुछ बचे हुए टॉपिक रह गए थे, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको अरावली पर्वत पहले ही पढ़ा दिया था, उसके बाद में मालवा के पठार के बारे में पढ़ा दिया, बुंदेलखंड, बघेलखंड और उसके बाद में सतपुड़ा पर्वत के बारे में हमने अभी अभी चर्चा कर ली है। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।